हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने आपको चालुक्य वंश और पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत में है उसके बारे में बहुत कुछ बातें जो थी बताई थी। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्धन वंश के बारे में कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी और इसमें कितने राजा हुए, किसने क्या उपाधि धारण करी, कौन से किसने अच्छे काम किए, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इन सब के बारे में सबसे पहले देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा है वर्धन वंश। इनके संस्थापक जो थे वो थे पुष्यभूति। पुष्यभूति इनके संस्थापक थे। और आपको मैं एक बात बता दूं, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। सेकंड है आपका राजधानी। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो है थानेश्वर। ठीक है, वो है थानेश्वर। नेक्स्ट है आपका पांचवा राजा। पांचवा राजा तो जो था वो था प्रभाकर वर्धन। वो बहुत ही शक्तिशाली यानी प्रभावशाली राजा था। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि राजा तो 1 2 3 4 ये भी रहे थे, तो हम पांचवे के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो 4 राजा थे स्टार्टिंग के, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं अभी पांचवे के बारे में पढ़ रहे हैं सीधे सीधे। कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो पांचवे का था, और पांचवे के बाद से ही स्टार्टिंग में यानी एक अच्छा वर्धन वंश हमें दिखता है। अच्छा वर्धन वंश मतलब कि वहाँ से एग्जैक्ट वर्धन वंश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पांचवे राजा के बारे में। जो पांचवा राजा है वो है प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो है उन्होंने उपाधि धारण की थी, किस किस की, महाराजा की और परम भट्टारक की। इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। अब देखिए वर्धन वंश के बारे में आप देखिए, देखो इनका पांचवा राजा कौन था। पांचवा राजा था इनका प्रभाकर वर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोमती। अब इन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। 2 लड़के थे, बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और जो इनकी डॉटर थी यानी बेटी थी उनका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री की शादी हुई थी गृहवर्मा के संग, यानी राज्यश्री के जो हस्बैंड थे वो थे गृहवर्मा। अब गृहवर्मा के अच्छे दोस्त कौन थे, देवगुप्त थे। कौन थे, देवगुप्त। और गृहवर्मा कहाँ के राजा थे, तो कन्नौज के राजा थे। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हुआ क्या था इस काल में, देवगुप्त जो हैं, जो गृहवर्मा के यानी इन्होंने इनकी हत्या कर दी, किसकी, गृहवर्मा की। और जो इनकी बीवी थी राज्यश्री को अपने बंदी बना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। ठीक है, राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार डाला। राज्यवर्धन कौन था, अब देखो राज्यवर्धन कौन था। राज्यवर्धन इनका बड़ा भाई, मतलब इनका बड़ा साला। यानी पहले देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी, फिर इसके बड़े साले ने देवगुप्त को मार दिया। अब देवगुप्त मर गए, गृहवर्मा मर गए, बचा कौन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब हम देखते हैं कि राज्यवर्धन की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए राज्यवर्धन की जो मृत्यु हुई थी, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, आपको इतना क्लियर हो गया। मगर क्या हुआ, गौड़ के राजा शशांक। अब गौड़ के राजा कौन थे, उनके आसपास में और भी राजा थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी देखिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ, मैप के जरिए आपको बताती हूँ। जैसे ये है मैप जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज वाला, यहाँ पे जितना भी ऑरेंज हो रखा है, यहाँ पे कौन था, वर्धन वंश था यानी हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश का शासन यहाँ इस क्षेत्र में फैला हुआ था। बट आप देखो इसके पैरेलल में यहाँ पे चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, तो ये सारे वंश भी इसके पैरेलल में मतलब इनके समांतर राज्य कर रहे थे। तो उसी में एक राजा था जिसका नाम क्या था, गौड़, मतलब शशांक, सॉरी क्या नाम था, शशांक। तो गौड़ के राजा शशांक ने धोखे से किसको मार दिया, राज्यवर्धन को। अब देखिए राज्यवर्धन भी मर गए, इसमें गृहवर्मा भी मर गए, देवगुप्त भी मर गए, बचा कौन, हर्षवर्धन। तो पूरी आपकी जो स्टोरी है यानी पूरा इतिहास है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हर्षवर्धन से। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन 606 से लेके 647 तक राज्य मतलब शासन किया इसने। बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में हर्षवर्धन जो थे वो गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन का दूसरा नाम था शिलादित्य। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया। शशांक कौन था, शशांक वही था मतलब
वही था शशांक जो हर्षवर्धन के बड़े भाई को जिसने मारा था, यानी राज्यवर्धन को किसने मारा, शशांक ने मारा था। और शशांक को ही किसने, उस जिसने मारा था, यानी जिसको मारा था, किसको मारा था, राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन का छोटा भाई है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने उसको हरा दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और उससे अपनी राजधानी बनाई, किसको, कन्नौज को। देखिए नेक्स्ट क्या है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड। आपको पता है चालुक्य वंश, जब आपने इससे पहले वीडियो देखोगे तो आपको पता है पुलकेशिन थे जो कि चालुक्य वंश के एक राजा थे, सम्राट थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ पे हुआ था, नर्मदा नदी के पास। और युद्ध में कौन जो हर्षवर्धन थे वो हार गए थे, यानी हर्षवर्धन हार गए। अब देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्ष कवि और नाटककार भी था, यानी जो हर्षवर्धन थे वो कवि और नाटककार दोनों थे। उसकी लिखी 3 नाटक, कौन कौन से 3 नाटक थे, नागानंद, रत्नवली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अमूल्य मतलब होता है जिनका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य निधियां हैं। तो इतना ही था आपका हर्षवर्धन के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आपका हेनसांग। हेनसांग का जो रोल है इतिहास के पन्नों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बोलें कि हमें कहाँ से स्रोत मिलते हैं इन सब चीज़ों के, तो हेनसांग ही हैं जिनकी वजह से हमें इतिहास को जानने का एक मौका मिला। हेनसांग थे कौन, हेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। भारत कहाँ पे आए थे, ये भारत में आए थे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, वहाँ पे ये पढ़ने आए थे। और बौद्ध ग्रंथ जो हैं, बौद्ध ग्रंथ के ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। वह 629 में चीन से निकला और लंबे समय तक भारत में रहा और 645 में वापस चला गया। तो इस बीच में जो भी घटना हुई सब हेनसांग के द्वारा, जो लिखित पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उसके द्वारा ही हमें पता लगता है। उसने कई वर्ष हर्षवर्धन के दरबार में बिताए। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। बौद्ध धर्म का कौन महान समर्थक हो गया, हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे, यानी हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो किसको मानते थे, शिव को और सूर्य को। परंतु हर्षवर्धन हेनसांग के प्रभाव में आकर जो है हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया या बौद्ध धर्म के महान समर्थक हो गया। हर्षवर्धन के समय नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5 वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग भी छठे आयोजन में शामिल हुआ था। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, यानी वर्धन वंश यानी वर्धन काल में सामाजिक स्थिति यानी समाज कैसा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे पहले विवाह देखिए, विवाह जो थे वहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। वर्ण व्यवस्था आपको पता है 4 भाग में थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। आप इसको चाहे तो एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। चंडाल की स्थिति थी वहाँ पे, मतलब चंडाल जो गाँव के बाहर रहा करते थे और लोग छुआछूत मानते थे, अगर चंडाल किसी को टच कर ले तो छू ले तो आपको पता होगा। उसके बाद अब महिलाओं की स्थिति, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी आप इसको भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। साथ ही वहाँ सती प्रथा और बाल विवाह था और अंतर जातीय विवाह भी होता था। अंतर जातीय मतलब विवाह होता है, एक होता है सजातीय विवाह यानी सेम जाति में, यानी सेम जाति में विवाह, बट एक होता है अंतर जातीय विवाह यानी अलग अलग कास्ट में भी वहाँ पे विवाह होता था। तो देखिए अभी आपको पता है, आप एक जो स्टूडेंट हैं बीए के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने आपको ओनली, अगर आपके पेपर में आए सामाजिक स्थिति, मैंने ओनली आपको सब हेडिंग दी है। चाहे तो अगर आप इसी लाइन जैसे कि वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था को आप इतना लंबा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऊपर आप हेडिंग दीजिए वर्ण व्यवस्था और उसको कम से कम 20 लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको पता है कि इसमें क्या लिखना है, चारों के बारे में लिखना है, चारों के क्या कार्य थे, सबसे ऊंचा कौन था, सबसे नीचा कौन था। तो चाहे तो आप इसको खुद भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं और रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि मैंने आपको सब हेडिंग प्रोवाइड करवाई है, आप इस चीज़ को खुद ही एक्सप्लेन करके लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, वहाँ पे आपको जब भी किसी भी वंश के बारे में, चाहे चालुक्य वंश, पल्लव वंश, हड़प्पा के बारे में, या मौर्य साम्राज्य, या मुगल, किसी के बारे में भी आए और आपसे ये पूछ दे कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो आपको हर जगह का पॉइंट सेम ही मिलेगा। कृषि था, पशुपालन था, व्यापार और व्यवसाय होते थे, यानी आयात निर्यात भी होता था। एक होता है लेन देन जो देश के अंदर होता है, एक देश के जो बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात। तो इसमें आप बंदरगाह भी ऐड कर सकते हैं, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा भी ऐड कर सकते हो। उद्योग, वहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग होते थे, लघु उद्योग, लोग घर में कुछ ना तो कुछ बनाते थे। आर्थिक गतिविधियाँ, सिंचाई, आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करके डीपली बहुत अच्छा लिख सकते हो। मैंने ओनली आपको इसमें भी सब हेडिंग ही प्रोवाइड करवाई है। अब हम बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियां, कि उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो देखिए, सम्राट हर्ष ने शांति और युद्ध दोनों क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। शासनकाल उत्तर भारत के राजनीतिक विखंडन की विशेषता थी और 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद हर्ष ने पूरे भारत, यानी पूरे उत्तर भारत में एकता और अखंडता की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि शांति, अखंडता और एकता उनकी उपलब्धियां थी ये। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म के बीच में, यानी हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म में इंटरलिंक करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो हर्षवर्धन थे उनके जो पूर्वज थे वो किसको मानते थे? भगवान शिव को मानते थे। लेकिन हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि वो जो हेनसांग थे, हेनसांग के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी ग्रहण किया। तो देखिए, भगवान शिव के एक भक्त हर्षवर्धन ने बाद में बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। उसने साम्राज्य में पशु बलि को रोका, यानी होता है ना, आपने सुना होगा बलि देना, या किसी की बलि देते हैं ना, तो पशु की बलि दी जाती थी उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या किया? पशु बलि को रोका था और मांसाहारी भोजन के प्रचलन को प्रतिबंधित किया, यानी कोई भी लोग मांस मछली नहीं खाएगा, तो इसको उन्होंने इस पर रोक लगाई। और थर्ड देखिए, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थानों में स्तूप बनवाए। स्तूप आपको पता ही होगा, स्तूप बनवाए थे। बौद्ध धर्म के विरोधियों और चरित्रहीन लोगों को उनके द्वारा दंडित किया गया था, यानी जो लोग भी बौद्ध धर्म के विरोध थे, यानी जो उनका विरोध करते थे, उनको उन्होंने क्या किया? दंड दिया, यानी पनिशमेंट दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बस हर्षवर्धन के बारे में, यानी पूरा वर्धन वंश के बारे में क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।